चलो ना, जमीन पर से उठाकर उस मलाई पकवान को हम दोनों खा लेते हैं। नहीं, तुम पागल हो। ऐसा करने से हमारी गरिमा और हमारी मर्यादा दोनों ही बदनाम होगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन सुहानी अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ घर आ रही होती है। तभी उसके फ्रेंड नीलम, शिवानी, अंकिता को काफी तेज प्यास लगती है और सभी लस्सी की दुकान पर आकर खड़ी हो जाती हैं। अरे सुहानी, आओ ना, तुम भी ये मलाई वाली लस्सी पियो ना, सिर्फ 200 रुपए की ही तो है। अब सुहानी ये सुनकर अपने पर्स को टटोलती है जिसमें मात्र 50 रुपए होते हैं। नहीं, तुम लोग पियो, मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ, तुम्हारे पास पैसे होते भी कहाँ हैं? अरे तुम गलती से ठंडा पानी पी लो, वही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। एक काम करो सुहानी, तुम अपने घर ही चली जाओ और वहां जाकर तुम मटके का पानी पीकर गुजारा कर लेना। अब गुस्से में सुहानी घर आती और घर आकर चीनी पानी का शरबत बनाकर पीने लगती है। अरे आज इतनी जल्दी चीनी पानी पी रही है? थोड़ी देर बैठ जाती, धूप से आकर तुरंत चीनी पानी पीने से सर्दी लग जाती है। चुप करो माँ, एक तो आप मुझे एक भी एक्स्ट्रा रुपया नहीं देती हो कि कॉलेज से आते वक्त रास्ते में कुछ अच्छा खरीद कर पी सकूं। आपको पता है आज मेरे सभी दोस्त मलाई वाली ठंडी ठंडी लस्सी पी रहे थे, लेकिन मेरे पास ही पैसे नहीं थे। लगता है भगवान ने मेरी किस्मत में सिर्फ साधारण पानी ही लिखा है। भगवान पर भरोसा रख बेटी, एक दिन तुझे भी तेरी मनपसंद की सभी चीज देंगे, लेकिन सही समय आने पर। कुछ नहीं खा पाएगी बहन, माँ और पापा बस हमें तसल्ली देते हैं और कुछ नहीं। दूसरी तरफ अशोक कड़ी धूप में शिकंजी बेचता हुआ। हे भगवान, आज भी सिर्फ 3 से 4 गिलास शिकंजी बिके हैं। इतने में तो एक वक्त का खाना ही नहीं खिला पाऊंगा मैं अपने परिवार वालों को। लगता है आज तो मेरे पूरे परिवार को पानी पीकर ही गुजारा करना पड़ेगा। अब जिस बात का डर होता है वही होता है। अशोक खाली जेब लिए घर आता है और इस रात महिमा के पूरे परिवार को एक एक गिलास पानी पीकर ही रात गुजारनी पड़ती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक सुबह सुहानी बिस्तर पर लेटी अपने दांतों से तकिया को चबाते हुए नींद में। कितना टेस्टी मलाई पकवान है, खाकर मजा आ गया। भैया एक काम कीजिए, अब मीठे में कुछ मलाईदार ही लगा दीजिए, जैसे रस मलाई, मलाई रबड़ी, मलाई कुल्फी, मलाई पेड़ा। अब सुहानी ढेर सारी मलाई मिष्ठान खाती है। हे भगवान, ये लड़की नींद में क्या बड़बड़ा रही है? और इसने तो सारा का सारा तकिया फाड़ कर तहस नहस कर दिया। सुहानी, सुहानी। अब महिमा खींचकर अपनी बेटी के गाल पर एक तमाचा लगाती है और उस तमाचे का निशान महिमा के गालों पर लाल लाल छप जाता है और वो हड़बड़ाकर उठकर बैठती है। क्या हुआ? आपने मुझे इतनी तेज थप्पड़ क्यों मारा माँ? मैं अच्छा खासा रेस्टोरेंट में मलाईदार पकवान खा रही थी और पकवान के बाद मैं मिठाइयाँ खाने वाली थी। आपने सब चौपट कर दिया। मेरी मिठाई कहाँ है? तभी महिमा खींचकर दूसरे गाल पर भी सुहानी के चांटा लगाती है। चुप चुप कर तू, कोई मसालेदार पकवान नहीं खा रही थी तू। असलियत में बिस्तर पर रखा ही तकिया चबा रही थी और इसे भी तूने फाड़ कर तहस नहस कर दिया है। वैसे ही क्या कम गरीबी है जो तू और गरीबी में आटा गीला कर रही है। अब कहाँ से लेकर आऊंगी मैं ये मुलायम तकिया? अब सोइयो जमीन पर बिना तकिए के। ये भगवान, जब भी मैं सोचती हूँ मलाईदार पकवान खाऊंगी तभी कुछ न कुछ कांड हो जाता है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन सुहानी के गरीब पिता ठेले पर शिकंजी बेच रहे होते हैं। तभी अशोक की नजर दो परेशान औरत पर जाती है। बहू जयंती, मेरा गला सूख रहा। क्या यहाँ आसपास पानी की दुकान नहीं है क्या? मुझे पानी पीना है। अगर मैंने अभी इस कड़ी धूप में पानी ना पिया तो मुझे चक्कर आ जाएंगे। माँ जी, बस 5 मिनट का समय दीजिए, मैं अभी बस देख ही रही हूँ, लेकिन मुझे दूर दूर तक कहीं कोई पानी की दुकान नजर नहीं आ रही है। तभी अशोक अपनी शिकंजी का ठेला फौरन जयंती और कावेरी के पास लेकर आता है। सुनिए, आप ये ठंडी ठंडी शिकंजी अपने सास को पिलाइए। मैं काफी देर से देख रहा हूँ कि ये पानी के लिए परेशान हो रही हैं। अब जयंती फटाफट अशोक की वो शिकंजी अपनी सास को पिलाती है जिससे उसे काफी राहत मिलती है। धन्यवाद बेटा, जो सही वक्त पर आकर तुमने मुझे ये ठंडी ठंडी शिकंजी पिलाई, नहीं तो आज मैं बेहोश हो जाती। मेरे अंदर पानी की कमी हो गई थी। वैसे भी मेरी बॉडी ज्यादातर डिहाइड्रेट ही रहती है। डॉक्टर मेरे शरीर में कई बार पानी की कमी बताते हैं। हाँ माँ जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं और गलती मेरी भी है। इनको पानी हमेशा पीते रहना है और मैं साथ में पानी लाना ही भूल गई। वो तो शुक्र है कि फरिश्ते की तरह आप यहाँ आ गए। अब जयंती कुछ पैसे अशोक के हाथ में देकर वहां से चली जाती है। अब घर आने के बाद कावेरी उस शिकंजी वाले की तारीफ अपने परिवार वालों से करती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। भगवान उस आदमी का और उसके परिवार का भला करे। वैसे माँ, मैं तो कहता हूँ आपको उस आदमी के घर जाना चाहिए और तहे दिल से उसे शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ, तू ठीक कह रहा है। अब कावेरी अपनी बहू को लेकर आसपास के लोगों से पूछकर अशोक के घर पहुंचती है, जहां अशोक की बेटी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। वहीं अशोक मिट्टी के मटके में नींबू निचोड़ निचोड़ कर शिकंजी तैयार कर रहा होता है। अरे आप लोग यहाँ? आइए बैठिए ना। आप लोग खड़े क्यों हैं?
और माँ जी आपकी तबीयत अब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, आपने सही समय पर आकर मेरी मदद की, जिस वजह से मेरी सेहत अब बिल्कुल ठीक है। कावेरी इतना बोलती है कि तभी कावेरी की नजर अशोक की जवान बेटी के ऊपर जाती है, जो बड़ी ही खूबसूरती से चूल्हे पर खाना बना रही होती है। पिताजी, ये लोग कौन हैं? हाँ जी, कौन है ये लोग? आपने कभी बताया नहीं, और आप लोग देखने में तो बहुत अच्छे घर परिवार से लगते हैं। हाँ, ये अच्छे घर परिवार से ही है और मैंने हाल ही में इनकी सड़क पर मदद की थी। अब जहाँ अशोक अपनी पत्नी से यह सब कह रहा होता है, वहीं कावेरी जयंती आपस में, बहू, मुझे शिकंजी वाले की बेटी बहुत खूबसूरत और काम काजू लग रही है। कितनी सरल स्वभाव की है ये। माँ जी, लड़की तो मुझे भी बहुत पसंद है। ये हमारे घर आएगी तो हमारा घर भी सादगी से संवार देगी। आप एक बार बात करके देखिए। वैसे बेटा, तुम तो ईमानदार हो ही, साथ में तुम्हारी बेटी भी बहुत ईमानदार, सरल और सादगी से भरी हुई है। मैं तो चाहती हूँ कि मैं बस अब तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बना लूं। माफ करना, अचानक से ही ऐसी चीजें बोल रही हूँ। पता नहीं आपको सही लगेगा कि नहीं, लेकिन अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। नहीं नहीं, हमें क्यों कोई ऐतराज होगा माता जी। हम तो खुश हैं कि हमारी बेटी के लिए रिश्ता आप जैसे अमीर परिवार के घर से आया है। आपके घर जाकर तो मेरी बेटी राज करेगी। वैसे बेटी, तू बता, तू ऐसे घर में जाना चाहेगी? आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है माँ। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए रिश्ता उचित है तो मैं ये शादी करूंगी। अब कावेरी और जयंती बातों बातों में ही गरीब अशोक की बेटी को पसंद कर लेते हैं। अब घर आकर ये सारी बातें वो अपने परिवार वालों से कहते हैं। तभी जयंती की बड़ी बहू नव्या, जिसके अंदर अपनी अमीरी का घमंड कूट कूट कर भरा हुआ था, वो कहती है, मम्मी जी, ये क्या बात हुई? कोई सड़क छाप आदमी जो कि घूम घूम कर शिकंजी बेचता है, उस गरीब आदमी ने अगर आपको एक गिलास शिकंजी पिला भी दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई जो आप उस गरीब फकीर चंद की बेटी को हमारे इस आलीशान घर की बहू बनाना चाहती हैं? ये क्या तरीका है बात करने का बहू? सोच समझ कर बात करो, क्योंकि ये फैसला तुम्हारी दादी सास ने लिया है। सही कहा। और हाँ बहू, का स्टैंडर्ड तुम्हारे रहन सहन से मिले या ना मिले, लेकिन अगर तुम्हारी मनोदशा उस लड़की से मिल गई तो तुम्हारी तो दुनिया ही बदल जाएगी। तुम्हारे अंदर का घमंड वही लड़की आकर खत्म कर सकती है। अच्छा, तो लड़की इतनी अच्छी है। वैसे बेटा मनोज, तुम्हें इस रिश्ते से कोई ऐतराज तो नहीं है ना? नहीं पिताजी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। दादी माँ का फैसला सर आंखों पर। अगर उन्होंने कहा है कि लड़की सही है तो मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और गरीब सुहानी की शादी पूरे विधि विधान के साथ मनोज के साथ हो जाती है। सुहानी शादी करके अपने ससुराल आती है, जहां बड़ी ही खूबसूरती से उसका गृह प्रवेश होता है। अब सुहानी कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती है। भाभी चलिए, आप अब आराम कर लीजिए, फिर कल आपकी मुंह दिखाई की रस्म भी है। अब सुहानी अपनी नंद की बात मानकर पति की बाहें थामकर अपने कमरे में आती है और आराम करती है। अब अगले दिन सुबह सुहानी सुंदर एक्सपेंसिव साड़ी, महंगे गहने, बालों में गजरा, मांग में सिंदूर, बिंदी लगाकर खूबसूरती से तैयार होती है और मेहमानों के सामने आती है। अब सभी मेहमान घूंघट ऊपर करके सुहानी का चेहरा देखते हैं। जयंती, तुम्हारी छोटी बहू तो बहुत खूबसूरत है। वही मासूम और सादगी से भरी हुई है। हाँ, बहू तो बहुत खूबसूरत लग रही है, नजर न लगे किसी की। वैसे आज बहू का उसके ससुराल में पहला दिन है। बहू की मुंह दिखाई तो हो गई, अब बहू का कुछ खान पान करवाओ। अरे बहू के लिए मलाईदार पकवान बनाया है कि नहीं? हाँ बनाया है, सब बनाया है। अब रिश्तेदार सुहानी के मुंह दिखाई करके वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद डाइनिंग टेबल पर कई तरह के मलाईदार पकवान जैसे मलाई चाप, मलाई सोया चाप, कबाब, मलाई बिरयानी, मलाई कोफ्ता, मलाई पनीर मलाईदार, मीठे में मलाई बर्फी, रसमलाई, मलाई लस्सी जैसे कई पकवान परोसे जाते हैं। आओ बहू, हम सबके साथ मलाईदार पकवान खाकर इसका आनंद लो। अब सुहानी पहली बार इतनी नजदीक से मलाईदार पकवान देखती है और उसे अपने पूरे ससुराल वालों के साथ खाना शुरू करती है, जिसे खाकर उसे बहुत खुशी होती है। लेकिन कई बार खाने का कौर उसके कपड़ों पर ही गिरने लगता है, जिससे मलाई उसके फेस और हाथ पर फैलने लगता है। देवरानी जी, आज से पहले आपने कभी मलाईदार पकवान नहीं खाए थे क्या, जो आप ऐसे बेहूदों की तरह इस शाही पकवान को खा रही हैं? आपके हाथों में देखिए कितनी मलाई लग गए हैं, साथ ही आपके कपड़े और फेस का हाल भी बहुत बुरा हो रहा है। अरे तो आप ये बात आराम से भी समझा सकती थी भाभी। छोटी भाभी, आप नैपकिन यूज कर लो। क्या हुआ, कोई दिक्कत हो रही है क्या आपको? नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, बस मैंने आज से पहले कभी ये मलाईदार पकवान खाए नहीं थे ना, इसीलिए मैं जब भी खा रही हूँ तो थोड़ा बहुत खाना फैला जा रहा है। वैसे ये खाना बहुत स्वादिष्ट है, मेरा सपना था ऐसा मलाईदार खाना खाने का। कोई बात नहीं बहू, जितना मन हो उतना खाओ, जी भर कर खाओ। और अब तो तुम्हें इस तरह का मलाईदार पकवान रोज ही अपने ससुराल में खाने को मिलेगा, क्योंकि हमारा ये शाही परिवार प्रत्येक दिन मलाईदार पकवान ही खाता है।
अब सुहानी खुशी से जी भरकर उंगलियां चाट चाट कर मलाईदार पकवान खाती है। इतना ही नहीं, खाना खत्म होने के बाद सुहानी प्लेट को भी चाटने लगती है, जिसे देखकर मनोज को काफी अनकंफर्टेबल फील होता है। मम्मी, ये क्या कर रहे हैं? इस तरह से तो खाना खाना ठीक नहीं है। सुहानी, प्लीज डोंट डू दिस। माफ करिएगा, मैंने कभी खाया नहीं है ना ये सब, तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। और फिर ये मलाईदार पकवान है भी तो इतना स्वादिष्ट, मन तो कर रहा है बर्तन तोड़ कर खा जाऊं, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है बर्तनों में से भी। अब सबके खाना खा लेने के बाद सुहानी सभी झूठे बर्तनों को जाकर रसोई में धोती है और फिर उसके बाद कुछ गंदे कपड़ों को जाकर वॉश करने लगती है। तभी जयंती, अरे बहू, अभी तुम नई हो, पहले दिन इतना सारा काम करना ठीक नहीं। अरे नहीं, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ माँ जी, आप लोगों ने तो वैसे भी मुझसे कुछ नहीं करवाया। अब कपड़े धोने के बाद सुहानी अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम करती है। तभी रात को, देवरानी जी, अगर आराम वगैरह हो गया हो तो अब जाकर रसोई में पूरे परिवार के लिए रात के खाने में मलाईदार पकवान बना दीजिए। हाँ बहू, और मलाईदार पकवान में मलाई की कमी जरा सी भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो खाना हमारे हलक से उतरता नहीं है। हाँ बहू, अब जाओ तुम खाना बना लो। ठीक है माँ जी। अब सुहानी पहली बार अपनी रसोई में आती है, जहाँ उसे फ्रिज में चारों तरफ मलाई नजर आती है। कुछ कंटेनर में भी मलाई रखा हुआ होता है। हे भगवान, मैं इस रसोई में मलाईदार पकवान बनाने तो आ गई, पर मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता, क्योंकि मैंने तो शुरू से ही पानी पीकर ही गुजारा किया है। अब सुहानी जैसे तैसे कई तरह के मलाईदार पकवान जैसे कि मलाई चाप, मलाई डोसा, मलाई कोफ्ता, फुलके, पुलाव बनाती है और उसे डाइनिंग टेबल पर रखती है। अब परिवार का हर एक सदस्य जब सुहानी के हाथ का मलाईदार पकवान खाता है तो खाते ही उसे मुंह से उगलने लगता है। सत्यानाश बहू, ऐसे बनाया जाता है मलाईदार पकवान? तुमने तो सारे मलाई का नुकसान कर दिया। हाँ बहू, ये मलाई तो ठीक तरीके से सब्जी में घुली ही नहीं, सब कुछ कच्चा कच्चा है। और बनाओ इस गरीब 2 कौड़ी लड़की को हमारे आलिशान घर की बहू। अरे ये पानी पर गुजारा करने वाली लड़की को क्या पता मलाई का इस्तेमाल खानों में कैसे किया जाता है। आखिरकार कर दिया ना इसने सारा नुकसान। अच्छा शांत हो जाओ, बहू ने पहली बार बनाया है। हाँ भाभी, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। जी मुझसे गलती हो गई। वैसे जेठानी जी ठीक कह रही हैं, मैंने आज तक ये सब बनाया नहीं, पर मैं आगे से और अच्छा करने की कोशिश करूंगी। अब सुहानी टीवी पर ढेर सारे कुकिंग शो देखती है, उसके बाद ऑनलाइन मैगजीन मंगाकर मैगजीन पढ़ती है, फिर फोन में भी कई तरह के फूड ब्लॉग्स चेक करती है और अगले दिन सुहानी फिर से अपने ससुराल वालों के लिए मलाईदार पकवान बनाती है और बनाकर उसे डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। बहू, इस बार मलाईदार पकवान बने तो अच्छे हैं, लेकिन मलाई की क्वांटिटी काफी कम है। हाँ बहू, हम लोगों को मलाई में बना हुआ खाना तो खाना पसंद है ही, साथ ही खाने के ऊपर भी हमें मलाई चाहिए होती है। हाँ सही कहा, इसीलिए कल से सुहानी तुम खाना बनाने के लिए उसके ऊपर भी 4-4 चम्मच मलाई डाल देना। हाँ जी ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अब सुहानी जब भी मलाईदार खाना बनाती उसके ऊपर भर भर कर मलाई डालकर घर वालों को खिलाती। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अब धीरे धीरे मलाई खत्म होने लगता है। माँ जी, रसोई में रखी सारी मलाई खत्म हो गई है। अब मलाईदार पकवान बनाने के लिए मुझे मलाई चाहिए, तो आप मंगवा दीजिए। बड़ी महारानी हो रही हो तुम, जो तुम्हारे लिए मलाई बाहर से मंगवाई जाएगी। अरे इस घर में मलाईदार पकवान बनाने के लिए मलाई ऑर्गेनिक तरीके से घर पर ही तैयार की जाती है। बड़ी भाभी, आप कभी तो तरीके से बात किया करिए छोटी भाभी से। अच्छा छोड़ो बहू, सुनो, रसोई में तुम्हें एक मटका मिलेगा जो रस्सी से कसा होगा, सामने ढेर सारा दूध भी रखा होगा। जाओ उसी मटकी में दूध से मलाई बनाकर तैयार कर लो। ठीक है माँ जी। अब सुहानी रसोई में जाती है और मटकी में दूध डालती है और दोनों साइड से रस्सी को खींचती हुई मलाई निकालने लगती है। हे भगवान, पहले मैं मलाईदार खाना खाने के लिए कितना तड़पती थी, लेकिन अब जब मलाईदार खाना बनाने के लिए ये मलाई निकालनी पड़ रही है तो मेरी हालत खराब हो रही है और साथ ही मेरे कंधे दर्द से टूट रहे हैं। अब सुहानी मलाई निकालकर अपने ससुराल वालों के लिए मलाईदार पकवान जैसे मलाई कढ़ी, मलाई राजमा, मलाई मिक्स वेज बनाकर तैयार करती है और घर वालों को खिलाती है। अरे वाह, क्या जायका है। सुहानी, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर तो मजा आ गया। सच में खाना बहुत टेस्टी बनाने लग गई हो अब सुहानी तुम। देख रही हो नव्या, समय लगा, लेकिन तुम्हारी देवरानी अपने मलाईदार पकवान खाने वाले ससुराल को मलाईदार खाना बनाकर खिलाने लगी। हाँ माँ जी, सब देख रही हूँ मैं। अब हर हफ्ते सुहानी ऐसे ही मटके में ऑर्गेनिक मलाई निकालकर अपने ससुराल वालों को मलाईदार पकवान बनाकर खिलाने लगती है। लेकिन कुछ ही महीनों में धीरे धीरे सुहानी अब थकने लगती है। जेठानी जी, ये मलाई बनाना तो बहुत मुश्किल है, मेरी मदद करवा दीजिए ना। एक्सक्यूज मी, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम जैसी गरीब लड़की की मदद करूंगी? तुम्हें क्या लगा था आलीशान घर में आकर तुम राज करोगी? अरे आलीशान घर में रहने वाले लोगों का खाना भी शाही और मलाईदार होता है, जिसकी मलाई निकालते निकालते तुम्हारे पसीने छूट चुके हैं। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है तुम्हें ऐसे परेशान होता देख। अब किसी की मदद न मिलने के बाद सुहानी फोन में कुछ ट्रिक्स देखती है और उसे एक जुगाड़ मिलता है।
ये जुगाड़ तो बहुत सही है, मैं अब ऐसे ही मलाई निकालूंगी। अब सुहानी फ्रिज से ढेर सारा बर्फ निकालकर एक बड़े से भगोने में रखती है और फिर उसके ऊपर 4 से 5 चम्मच मक्खन डालती है और उसको हाथ से तेजी से फेंटने लगती है, जिससे कुछ ही देर में ढेर सारा सफेद मलाई बनकर तैयार हो जाता है। चलो ये निकल गई मलाई। वैसे इस जुगाड़ से मेरे कंधे में दर्द तो नहीं हुआ, पर मेरी कलाइयां अकड़ गईं। अब उसी मलाई से सुहानी अपने पूरे ससुराल वालों को मलाईदार पकवान बनाकर खिलाती है। अब धीरे धीरे ये तरीका भी सुहानी के लिए तकलीफदायक होने लगता है, जिसके बाद सुहानी दूध को उबालकर उसकी सारी मलाई एक भगोने में भरकर उसमें एक हरी मिर्च गिरा के उसे फ्रीजर में रख देती है, जिससे एक मोटी सख्त मलाई बनकर तैयार हो जाती है। ये तरीका तो बहुत ठीक है, इसमें तो कोई मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब धीरे धीरे सुहानी के हाथ का मलाईदार खाना सबको पसंद आने लगता है। इसी बीच एक रोज सुहानी की माँ सुहानी से मिलने आती है, जहाँ सुहानी अपने हाथ से कई तरह के पकवान बनाकर अपनी माँ को खिलाती है। अरे बिटिया, ये सारे पकवान तूने बनाए हैं? हाँ महिमा जी, ये मलाईदार पकवान आपकी बेटी ने ही बनाए हैं। इसके साथ साथ आपकी बेटी मलाई तैयार भी करती है इस घर में खुद से। अरे अच्छा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी जो पानी पीकर गुजारा करती थी, आज अपने ससुराल वालों को मलाईदार पकवान बनाकर खिला रही है। बेटी, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं होती है ना यहाँ? यह सुनकर सुहानी की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। अब मैं अपनी माँ को कैसे बताऊं कि जिस मलाईदार पकवान के पीछे मैं भागती थी, आज वही मलाईदार पकवान मेरे लिए सजा बन चुकी है। मेरी कलाइयां दर्द से टूट रही हैं माँ। नहीं माँ, शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई थी, पर अब सब ठीक है। अब कुछ देर बाद महिमा अपनी बेटी से मिलकर खुशी खुशी वहां से चली जाती है। अब धीरे धीरे सुहानी अपने ससुराल में एडजस्ट हो जाती है और ससुराल वालों को अब उसके हाथ का खाना भी बेहद पसंद आने लगता है। लेकिन ये चीज नव्या को अच्छी नहीं लगती और अब वो उसके मलाईदार पकवान को खराब करने पर तुल जाती है। चलो पकवान तो बन गए, अब जाती हूँ थोड़ा बाजार से कुछ और सब्जियां ले आती हूँ। रात के लिए सब्जियां खत्म हो गई हैं। अब सुहानी बाजार आकर बाजार से सब्जियां खरीदती है। तब तक उसके पीठ पीछे नव्या उसके मलाईदार खाने में ढेर सारा नींबू का रस डाल देती है, जिससे सारी मलाई फटकर खाने में फैल जाती है। अब बाजार से आकर सुहानी पूरे परिवार वालों को खाना परोसती है, जिसे सभी खाकर मुंह से उगलने लगते हैं। ये क्या बहू, 1 महीने पहले तो तुम इतना अच्छा खाना बना रही थी, अचानक से खाना इतना कड़वा और बदबूदार कैसे हो गया? सच में ये खाना तो बहुत कड़वा और खट्टा लग रहा है, जैसे मलाई काफी समय पुराना यूज किया हो। माँ जी, पता नहीं ये सब कैसे हो गया, मैंने तो सब अच्छे से ही बनाया था। इसी तरह अगले दिन भी नव्या फ्रिज में रखे सभी मलाई के अंदर ढेर सारा सिरका और काली नमक डालकर चली जाती है। अब इन सभी बातों से अनजान सुहानी अपने बनाए हुए पकवान पर मलाई डालकर घर वालों को परोसती है और इस बार तो जयंती गुस्से से खाने की थाली को फेंकते हुए। ये सब क्या है बहू? 1 महीने तो तुम सब कुछ अच्छा कर रही थी और अब धीरे धीरे अपना रंग दिखा रही हो। अब तो मुझे भी लगता है तुम्हारी जेठानी ठीक ही कह रही थी, मुझे तुम जैसी गरीब लड़की को इस घर में लाना ही नहीं चाहिए था। मैं तो हमेशा ठीक ही कहती हूँ माँ जी। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मैंने नहीं किया है। अब पूजा देखती है कि उसकी छोटी भाभी के चेहरे पर गहरी शर्मिंदगी है, वहीं उसकी बड़ी भाभी के चेहरे पर एक अलग ही शातिर मुस्कान है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं भाभी, आप छोड़ दीजिए, मैं सब साफ कर देती हूँ। अब पूजा उस सिचुएशन को संभालती है, लेकिन उसके बाद वो अपनी बड़ी भाभी पर नजर भी रखने लगती है और एक दिन वो अपनी बड़ी भाभी को रंगे हाथ सुहानी के खाने में मिलावट करते हुए पकड़ लेती है। अच्छा, तो ये सब आप कर रही हैं छोटी भाभी के साथ? आखिर क्यों भाभी? माँ, पापा, दादी माँ, जल्दी आप सभी यहाँ आइए। देखिए कैसे बड़ी भाभी छोटी भाभी की मलाईदार पकवान में खट्टी इमली का रस डाल रही हैं। हे भगवान, बहू तो ये सब क्यों कर रही है? इसका मतलब मेरी छोटी बहू मासूम थी, जिसको हमने इतना भला बुरा कह दिया। चुप क्यों खड़ी हो बड़ी बहू, बोलती क्यों नहीं हो? क्यों किया तूने ये सब? दादी माँ, जानबूझ कर किया मैंने ये सब, क्योंकि मुझे अपनी ये गरीब देवरानी बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अपनी देवरानी अपने स्टैंडर्ड की चाहिए थी, पर ठीक है, अब मैं इसे कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन मेरी गलती क्या है ये तो बताइए जेठानी जी, क्या गरीब इंसान नहीं होता? सुहानी वजह पूछती रह जाती है, लेकिन नव्या चिढ़कर वहां से चली जाती है। इसी तरह एक दिन नव्या किटी पार्टी में जुआ टाइप एक गेम खेल रही होती है, जिसमें वो लाखों रुपए हार जाती है। अब क्या करोगी नव्या तुम? सारे पैसे तो हार चुकी हो, क्या अब भी कुछ है तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए? अब नव्या काफी ज्यादा डरी हुई होती है, वो नहीं चाहती कि उसके वो लाखों रुपए दांव पर लगे। तभी पीछे से उसकी देवरानी आती है और वो अपनी सेविंग्स अपनी जेठानी के हाथ में देते हुए कहती है, हिम्मत मत हारिए जेठानी जी, आप अगला दांव खेलिए, पैसे मैं दे रही हूँ। अब नव्या को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो दोबारा से गेम खेलना शुरू करती है और कुछ ही देर में वो सारे पैसे जीत जाती है। Oh my God, नव्या, तुम तो ये गेम जीत गई। कहाँ तुम 1 लाख रुपए हारने वाली थी और अब तुम 2 लाख रुपए जीत कर बैठी हो। वैसे ये सब कुछ तुम्हारी देवरानी की वजह से हुआ है। आखिर समय पर आकर उसी ने तुम्हारी मदद की। अब सबके जाने के बाद नव्या
देवरानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको बहुत भला बुरा कहती थी, उसके बाद भी आपने मेरी पैसों से इतनी मदद की। अगर आप सही वक्त पर नहीं आती तो मेरे 1 लाख रुपए डूब जाते। अब